हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे। क्या है? गांधी इरविन समझौता। देखो, चैप्टर छोटे छोटे हैं। अगर इसी में बोलें तो एक ही में तीन चार चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे। कौन कौन से हैं? एक तो गांधी इरविन समझौता होता है कब? 1931 में। वहीं पे फिर उसके बाद होता है कराची अधिवेशन 1931 में ही। उसके बाद कराची गोलमेज सम्मेलन होता है कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। मतलब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 30, 31 और 32 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आएगा और गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद में एक छोटा सा चैप्टर और है, सांप्रदायिक पंचाट यानी पूना पैक्ट, ये पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर समय मिला तो देखते हैं। पूना पैक्ट कंप्लीट होने के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ तक पूना पैक्ट तक पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से किस किस के बीच? मतलब ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये पूछा है पहला क्वेश्चन। तो क्या है? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। मतलब मेन रोल ये था कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जा नहीं रही थी। पहला गोलमेज सम्मेलन कंप्लीट हो गया था 30 में, 31 वाले में मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग ले इसलिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी और इरविन के बाद बीच में 8 बार वार्ता होती है, 8 बार वार्ता विफल हो जाती है। उसके बाद में ये समझौता होता है कब? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, तो वही मैं बताया कि इसमें भागीदार हो जाए कांग्रेस, इसलिए ये हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए कब हुए थे? 1931 में। देखो, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी सुन लो। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेगी, एक तो बात ये हुई थी। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है, याद रखना, उन युद्धबंदियों को छोड़ा जाएगा जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है। तीसरा क्या थी? विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति मिल गई। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक दिए, मतलब नमक कर दिए बिना नमक बनाने की अनुमति मिल गई। और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये भी सहमति बन गई, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत खतरनाक हुई थी कि इसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इनकी जो सजा हुई थी उनके ऊपर गांधी जी ने बात नहीं की थी। गांधी जी की और इरविन के बीच समझौता नहीं हुआ था। इसी से जो है जनता बहुत दुखी हुई थी और नाराज हुई थी गांधी जी से। तो ये चीज़ें इसमें थी। अगला, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, जेल में थे उस टाइम पे। तेज बहादुर सप्रू तथा MR जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और कई बार असफल होने के बाद 5 मार्च 1931 को आखिर दोनों के मध्य एक समझौता बनता है। इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने कहा था कि ये दो महात्माओं के बीच एक संज्ञा है, दो महात्माओं का मिलन है। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन गांधी को दो महात्माओं का मिलन कहा था? है ना, दो महात्मा कहा था। तो किसने कहा था? ये सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। किसने कहा था? इसमें लगा दिया ना, हाँ, सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। ये तो भी बता दिया मैंने आपको। अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो इसको कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ये क्या है? इरविन के जीवनीकार, इरविन का जीवन लिखा है इसने। जीवनीकार मतलब उनके ऊपर किताब लिखी है। तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते के महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ये क्वेश्चन है। अगला, अब शुरू करेंगे हम। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में कराची। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? मतलब कौन सभापति था इसमें से? कौन था? वल्लभ भाई पटेल साहब। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसी के बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है? 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव रखे। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक महत्व से संबंधित प्रस्ताव रख दिए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ठीक है। तो कौन ने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। अगला,
निम्नलिखित में से 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रस्तावित किया था? मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किसने दिया था? तो बताइए इनमें से कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू साहब ने दिया था। 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। अगला, भारतीय स्वतंत्रता या स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम रखिए उनको। सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ है। भगत सिंह को फांसी 1931 में हुई है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। देखो सबसे पहले देखो, द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ही तो गांधी इरविन समझौता हो रहा था। सबसे पहले घटना हुई है ये 5 मार्च 1931 को। क्या? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। उसके बाद क्या होता है? फिर होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, हैं? नहीं, 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी लगती है। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी, है ना? भगत सिंह, अरे ये है, ये देखो कहाँ लिख रहा हूँ, ये नहीं है, ये है सी वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये है भगत सिंह को फांसी, मतलब राजगुरु भगत सिंह 23 मार्च को हो गए तीनों को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को, ये 3 हो गया। फिर उसके बाद में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये होता है नहीं, हाँ यही होता है, ठीक है। ये होता है कब? सितंबर में। और फिर सम्मेलन कभी भी जो है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ है, ये होता लास्ट में होता था ये, तो ये हुआ है दिसंबर के करीब। तो ये हो गया 4-3-2-1। पहले हो गया गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन, और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, है ना? यही है क्या? बिल्कुल सही है, यही है। तो गोलमेज सम्मेलन बाद में, कराची अधिवेशन पहले, ठीक है, याद रखना 4-3-2-1। ओके। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? किसने लिया था? इनमें से किसने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में? अब क्या पढ़ रहे हैं पता है? गोलमेज सम्मेलन, है ना? किसने लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने इसमें भाग लिया था। कब? 10 जून से लेकर 24 जून 1930 में चला था पहला गोलमेज सम्मेलन। अगला, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये केटी पॉल साहब ने। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, केटी पॉल साहब हो गए। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था इनमें से? ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन ने भाग लिया था। तो इसमें महात्मा गांधी ने लिया था, बिल्कुल लिया था, गई थी वो तो। सरोजिनी नायडू बिल्कुल गई थी, ये भी लिया सरोजिनी नायडू। मदन मोहन मालवीय ये भी लिए थे। मौलाना आज़ाद ये नहीं लिए थे। कौन सा आ गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 1, 2, 3 इन तीनों ने लिया था। अगला, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, इनमें से कहाँ पे ठहरे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ ठहरे थे? तो वो ठहरे थे भैया किंग्सले हॉल में। कहाँ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? सितंबर 1931 में होता है, और दिसंबर 31 तक चलता है। गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से गए थे और लंदन पहुंचने के बाद किंग्सले हॉल में ठहरे थे, किंग्सले हॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रह गया था? किस प्रश्न पर असफल हुआ, मतलब क्यों बात बिगड़ गई, सफल नहीं हो पाया? तो क्या था ये? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मतलब क्या है? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की ओर बात कर रहे थे कौन? ये दलित भी बात कर रहे थे, मोमडन भी बात कर रहे थे। तो उसी बात पे गांधी जी सहमत नहीं होते हैं, इसी बात पे जो है असफल हो जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने लिया था? BR अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला है, ठीक है, चलो, तो यह है 1930-32 की अवधि के दौरान भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं ने लंदन में हुई बैठकों में प्राय प्रथम गोलमेज, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में रूपरेखा उल्लेखित की। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि मतलब इनमें से कौन सी बात है? क्यों उनकी बात ये गलत होगी? क्यों? क्योंकि ये मतलब 3 जो गोलमेज सम्मेलन थे, क्या थे वो? ये 3 गोलमेज अलग अलग थे, मतलब ये 3 गोलमेज सम्मेलन अलग अलग नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था के 3 क्या थे? 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। एक ही अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुए थे।
एक अलग अलग नहीं थे सम्मेलन तीनों। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। सही है बात, बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए। सही है, बिल्कुल सही है, पूना पैक्ट में ये बात हुई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गए? तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी, डी है ऑप्शन डी, यानी ABC तीनों ही सही है। अच्छा, अगला देखते हैं क्या। सांप्रदायिक पंचाट यानी पूना पैक्ट, है ना। कम्युनल अवार्ड कब आता है? 1932 में कम्युनल अवार्ड। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड घोषित किया? किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। उस टाइम पे ब्रिटेन का PM था रैमजे मैकडोनाल्ड, और इसने ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, यानी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यही था कम्युनल अवार्ड। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? मतलब कहाँ प्रारंभ किया था, कब प्रारंभ किया था, कब किया था? तो कम्युनल अवार्ड के खिलाफ ही किया था। कहाँ? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ये है ना रैमजे मैकडोनाल्ड, इसने कम्युनल अवार्ड की डिक्लेयर कर दिया। तो उसी के विरुद्ध में गांधी जी ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया, और 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के बीच फिर सहमति बन जाती है। उसके बाद पूना पैक्ट होता है ना, दोनों के बीच पूरा समझौता होता है। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी अपना उपवास तोड़ते हैं, अनशन तोड़ते हैं। ठीक है, 26 सितंबर को, 24 को सहमति मिल जाती है, दोनों में समझौता हो जाता है। अगला, सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी कितनी सीटें? कम्युनल अवार्ड में कितनी सीटें थीं और फिर दलित वर्ग में कितनी सीटें दी गई, ये बात पूछिए। तो कम्युनल अवार्ड में अंग्रेजों ने दी थी 71 सीट दलित वर्ग के लिए, लेकिन जब ये होता है ना अपना पूना पैक्ट, पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के मध्य, तो ये इसमें दी जाती है 147 सीट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 147 सीट कर देते हैं, तो इसीलिए वो खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? इनमें से किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे पूछा है। तो गांधी जी ने, गांधी जी क्योंकि यरवदा जेल में थे उस टाइम पे। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से अंबेडकर और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय, मतलब जो सवर्ण वर्ण थे उनकी ओर से मदन मोहन मालवीय साहब ने इस पर हस्ताक्षर किए। M.A. जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, इन काफ़ी लोगों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। बम्बई में अन्य अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। राजगोपालाचारी ने इस समझौते के पर हस्ताक्षर के बाद अंबेडकर से अपनी कलम बदली थी। किसने? राजगोपालाचारी साहब ने। याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला। देखो, पूना समझौता 1932 के बाद गांधी जी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही और वो पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि रखने लगे। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की उन्होंने स्थापना की, जिसका नाम परिवर्तित कर उन्होंने हरिजन सेवक संघ रखा, और घनश्याम दास बिरला जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। ये थी कहानी उस टाइम की। ठीक है, अगला, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो बताओ किसने की थी? अब तो आ गया होगा क्लियर एकदम। यस, महात्मा गांधी ने की थी। कब? 1932 में ये जब समझौता हो जाता है, उसके बाद 1933 में साप्ताहिक हरिजन चलाया और उन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की। 32 के बाद दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था, दलित वर्गों के लिए संघ स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? तो बाबू जगजीवन राम साहब ने दलित वर्गों का संघ। याद रखना, ये अलग चीज़ है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते? किसने कहा था ये? अंबेडकर साहब ने कहा था। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान अंबेडकर साहब ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन लोगों का स्तर नहीं उठाते। अच्छा, दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी का अंबेडकर के बीच मतभेद था दोनों का, इसलिए ये बात कही थी उन्होंने। ठीक है, चलो ये हमारा लेक्चर था। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। ओके, इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आती रहें।
ठीक है, लोगों को बताइए, शेयर वेयर करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।